हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज का हम लोगों का जो क्लास है वो जीएस के 50 क्वेश्चन पर बेस्ड है। हाल ही में यूपी पीसीएस ने एपीओ का पेपर लिया था, ठीक है ना। तो ये जो पेपर हुआ था तो आज उसके जीएस के जो सवाल आए थे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये सवाल ऐसे होंगे जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे नेक्स्ट पेपर के लिए। इसमें काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस जो पहली बार देखे गए हैं वो सवाल हैं, तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने सवाल की ओर। देखिए, पहला सवाल है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार ने, सरोजिनी नायडू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि 1907 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का दो गुटों में ये डिवाइड हो गया था, गरम दल में और एक हो गया था नरम दल में। तो उसके बाद 1916 में लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता करवाया था। इसी कारण सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी, ठीक है। ये इसकी पृष्ठभूमि है। अगला सवाल है, करंट अफेयर्स पर है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में दो स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें, कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, रिपोर्ट का शीर्षक पूछा है, तो याद रखना है कि जो रिपोर्ट आती है ना उनकी आपको शीर्षक या थीम अगर है उस रिपोर्ट की, तो वो थीम या शीर्षक आपको पता होनी चाहिए। अब इसका शीर्षक पूछा है कि ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, इस रिपोर्ट में भारत को 133वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है शीर्षक वाला, वो स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो भारत मानव विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक ना 133वां नहीं था, 130वां था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है और पहला स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। विश्व व्यापार संगठन के बारे में पूछा है, डब्ल्यूटीओ के बारे में पूछा है कि भारत जो है वो डब्ल्यूटीओ का सदस्य कब बना। तो देखिए, डब्ल्यूटीओ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं पहले आपको मैं। सर्वप्रथम, डब्ल्यूटीओ एक संस्था थी, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसको प्रतिस्थापित करके डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995। और भारत जो है वो डब्ल्यूटीओ के संस्थापक सदस्यों में से एक था, ठीक है ना। यानी कि जब इस संगठन का गठन हुआ था तो जस्ट उसके बाद भारत इसका मेंबर बन गया था। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है नैरोबी में। नैरोबी केन्या की राजधानी है। इसका जो मुख्य काम है ना वो है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं, ट्रेड के लिए रूल बनाना है। रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता है डब्ल्यूटीओ। तो अब सवाल ये है कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भारत कब बना? ऑप्शन है 1991, 1997, 1995 या 2001। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1995, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मौखरी शासकों की राजधानी कौन सी थी? मौखरी शासकों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? पहला ऑप्शन है पुरुषपुर। पुरुषपुर पेशावर का प्राचीन नाम है, पेशावर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में लोकेटेड है। कन्नौज, ये कहाँ पे है? ये यूपी में है। और एक है थानेश्वर, ये कहाँ है? ये हरियाणा में है, ठीक है। तो मौखरी जो शासक थे उनकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। कहाँ थी? कन्नौज थी। कन्नौज को इत्र राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, इत्र राजधानी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अग्निमित्र, कुणाल, अशोक या बिंदुसार। अब देखिए, इसमें ना जो अशोक है ये तो हर कोई जानता है
कि अशोक मौर्य वंश के शासक थे। बिंदुसार ये भी मौर्य वंश से ही थे, और कुणाल ये भी मौर्य वंश से थे। अग्निमित्र जो है, अग्निमित्र का संबंध शुंग वंश से था। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और अग्निमित्र पुष्यमित्र के बेटे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अग्निमित्र, क्योंकि अग्निमित्र का संबंध शुंग वंश से है, मौर्य वंश से नहीं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये एक नया क्वेश्चन दिखा मेरे को इस पेपर में, तो इसको आप लोग किसी नेक्स्ट पेपर के लिए जरूर ध्यान में रखिए। सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने पेशावर में 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था? ऑप्शन है गोपेश्वर सिंह, चंद्र सिंह गढ़वाली, गोविंदानंद, गोपबंधु चौधरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। चंद्र सिंह गढ़वाली ने ये थे जिन्होंने पेशावर में जो 1930 में शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था, तो उन प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इन्होंने इनकार किया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश आदिवासी एबोरिजिनल जनजातियों की मूल जनसंख्या हेतु जाना जाता है? ऑप्शन है मध्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकी उपसहारा, दक्षिणी अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी नंबर है। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं ना उनको एबोरिजिनल बोला जाता है। ठीक है ना, जो आपके सवाल में पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये सवाल देखिए, ये सवाल ऐसा है कि यदि इसको कहीं ना कहीं पिछले 2-3 सालों में आपने एक बार तो अवश्य सुना होगा। ये स्पेस मतलब इसरो के साथ एक आपको देश का नाम बताना है कि किस देश की एजेंसी इस निसार वाले उपग्रह में शामिल है। अब आप देखिएगा, निसार जब आप नाम देखेंगे ना, तो निसार नाम में ही एन का मतलब है नासा और ई का मतलब है इसरो। ठीक है, तो ये जो निसार सैटेलाइट है ये नासा का और इसरो का संयुक्त मिशन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, निसार उपग्रह ये पिछले 1-2 साल में आपने कहीं ना कहीं तो अवश्य, अगर आप करंट अफेयर्स प्रॉपर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपने एक बार अवश्य सुना होगा। अगला सवाल है, कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की है? ठीक है ना, ओशन करंट पूछा है जिसका संबंध अटलांटिक ओशन से है। अब देखिए, ये जो ऑप्शन दिए ना आपके, उसमें हम्बोल्ट की धारा, कैलिफोर्निया और अलास्का की धारा, इन तीनों का संबंध प्रशांत महासागर से है। कहाँ से है? पैसिफिक ओशन से। और जो ए ऑप्शन है बेंगुएला की धारा, इसका संबंध जो है वो है आपके अटलांटिक ओशन से। कहाँ से है? अटलांटिक ओशन से है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक पुस्तक का नाम पूछा है, इंडियन मुसलमान्स के लेखक, पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन मुसलमान्स के लेखक कौन है? W हंटर, सर सैयद अहमद खां, केशव चंद्र सेन, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे बी आंसर में और सी आंसर में, बट ये दोनों आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। W हंटर ने इंडियन मुसलमान्स पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट सवाल है, ये आपका करंट अफेयर्स पर है। देखिए, एक अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के बारे में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि बानो मुश्ताक और दीपा भंडारी ने हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता। ये नाम थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये दीपा भंडारी ने दीपा भास्ती है। ठीक है, ये नाम आपको सही कर लेना है। दूसरा स्टेटमेंट है, हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला दूसरा लघु कहानी संग्रह है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, राइट है। ठीक है ना, क्योंकि हार्ट लैम्प ये दूसरा लघु कहानी संग्रह है जिसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, और ये बानो मुश्ताक की पुस्तक है जिसको ट्रांसलेट किया था दीपा भास्ती ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हमेशा
अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए हुए पुस्तक को मिलता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। अब ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सही स्टेटमेंट पूछा है तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है। अगला सवाल, कौन सा संगठन वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश करता है? ये यूपीएससी ने 2017 में ऑलरेडी पूछ रखा है। ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें भारत का क्या रैंक है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, और इसको ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट जो है रिपोर्ट उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके पेपर में पूछ सकता है, क्योंकि बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है ये। सवाल है अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने। देखिए हर्षवर्धन ने चीन में एक राजदूत भेजा था और चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के प्रयास किए थे। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। यहाँ पे कुछ लोकल विंड्स के नाम दिए हैं और वो विंड्स कहाँ प्रवाहित होते हैं, है ना। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला है हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका, मिस्टल दक्षिण अमेरिका, खमसिन उत्तरी अफ्रीका और जोंडा अर्जेंटीना। तो देखिए जो ये वाला ऑप्शन है डी, सी और ए, ये तीनों सही हैं। जो बी वाला ऑप्शन है मिस्टल, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मिस्टल जो है ना वो प्रवाहित होती है स्पेन और फ्रांस में। कहाँ होती है? स्पेन और फ्रांस में, यानी कि यूरोप वाला हिस्सा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत है, और सुमेलित नहीं है, तो ये आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है पॉलिटी पर। देखिए मनी बिल के ऊपर सवाल पूछा है। मनी बिल के बारे में सवाल है कि भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। और दूसरा स्टेटमेंट पूछा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। तो ठीक है, अब इसमें बताना है आप लोगों को कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो मनी बिल का प्रावधान है, मनी बिल का जो प्रावधान है तो वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है। ठीक है ना। इसके लिए 2 आर्टिकल हैं। ठीक है। देखिए जो आर्टिकल 109 है संविधान का, आर्टिकल 109, उसमें धन विधेयक के बारे में वो पूरा उसका प्रक्रिया दिया है, प्रोसीजर दिया हुआ है। ठीक है ना। जो मनी बिल के बारे में जो स्पेशल प्रोसीजर है वो 109 में दिया है। लेकिन जो संविधान का आर्टिकल 10 है उसमें मनी बिल के पूरे डिफिनेशन दी हुई है कि मनी बिल होगा क्या। तो यदि आपको मनी बिल का डिफिनेशन देखना है तो आपको आर्टिकल 110 पढ़ना पड़ेगा, और यदि उसकी प्रक्रिया के बारे में जानना होगा तो वो आपको आर्टिकल 109 देखना होगा। अब देखिए संविधान का जो आर्टिकल है ना, वो आर्टिकल 9 में ही इस बात को बताया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो वो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। और यदि भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग धन विधेयक की श्रेणी में आएगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये साइंस एंड टेक का सवाल है कि जिलेटिन का उपयोग ज़्यादातर आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, क्यों? अब आपको कारण बताना है कि जिलेटिन का उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कोलाइडल सॉल्व बनाने से रोकने के लिए, स्वाद में सुधार के लिए, क्रिस्टलीकरण रोकने एवं मिश्रण को स्थायित्व देने के लिए, या सुगंध को समृद्ध करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है, क्रिस्टलीकरण को रोकने के लिए, और जो मिक्सचर है ना उसको स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए जिलेटिन का उपयोग किया जाता है आइसक्रीम बनाने में। अगला सवाल है ये इकोनॉमी का सवाल है। प्रछन्न बेरोजगारी, जिसको छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं, इसके बारे में सवाल है कि प्रछन्न बेरोजगारी मोस्टली किस अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में दिखाई देती है? होटल या व्यापार में, खनन में, कृषि में, या चीनी उद्योग में। तो यदि आपको प्रछन्न बेरोजगारी समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसका आंसर ले जाएंगे। देखिए एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे मान लो खेत में एक काम है जिसको 5 व्यक्ति मिलकर करते हैं, बट सपोज कि वो खेत का काम करने के लिए
फैमिली के 2 मेंबर और आ गए, बट काम उतना ही है। तो जहाँ पे उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई, है ना, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये 2 लोग खाली बैठे थे तो ये घर आ गए, मतलब खेत चले गए काम करने के लिए। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी में के अंतर्गत आएगा, और ये हमेशा एग्रीकल्चर क्षेत्र में ही दिखाई देती है। ठीक है, अगला सवाल है करंट अफेयर्स का है। ये भी स्टेटमेंट है बेस्ड कि किस्ट्री कॉवेंट्री, ये बहुत चर्चा में था। आरओ का जो मेंस पेपर हुआ था फरवरी में, उसमें ये सवाल ऑलरेडी पूछा गया है, तो इसका मतलब ये रिपीटेड सवाल है। किस्ट्री कॉवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष हैं, वह जिम्बाब्वे से हैं। तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, उनका संबंध जिम्बाब्वे से है और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं सवाल, क्योंकि भाई पहली हैं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए इस सवाल में क्या है, एक तरफ रसायन दिया है, एक तरफ उपयोग दिया है। अब इसमें जोड़ी मिलाना है। अब इस सवाल की एक अच्छी चीज़ क्या है इसमें, कि यदि आपको 4 ऑप्शन नहीं पता है तो कम से कम 2 तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, अगर 2 पता है तो आप कर ले जाएंगे। जैसे पहला है क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग इनमें से किस में किया जाता है? ये संज्ञा हरण का मतलब होता है एनेस्थीसिया, तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। तो ए का हो गया 3। अब ए का 3 किस किस ऑप्शन में है? ये आपको बी में मिल जाएगा, डी में मिल जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन सी और ए एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक का जो उपयोग है ना जूते की पॉलिश में किया जाता है, तो बी का होगा 4। तो बी का 4 किस में है? बी का 4 आप देखेंगे बी नंबर में ही है, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो बाकी के 2 ऑप्शन की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हो गया आपका राइट आंसर। बाकी आप इसको मिला सकते हैं, सी का 1 हो जाएगा, सी का 1, और जो डी बचा वो डी का हो जाएगा 2। तो ऐसे आपके, अगर देखिए मैच दी कॉलम में यदि 4 हैं तो अगर आपको 2 पता है तो मोस्टली चांसेस हैं कि आप उसका आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल है, किस अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवा में नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होने लगी? 1909 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम। अब देखिए ये जो हुआ है, ये प्रोसेस जो हुआ था वो 1853 के एक्ट के तहत हुआ था। तो जहाँ तक मुझे पूरी चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपका हटा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, देखिए एक तरफ दिया है घास के मैदान, एक तरफ दिया है स्थल, और बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो प्रेरी है, डाउन्स है, वेल्ड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, कई बार ये सवाल में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए प्रेरी जो है ना वो हंगरी की नहीं है, पहला ही गलत है। प्रेरी कहाँ का है? ये है नॉर्थ अमेरिका का। बाकी डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया का, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का, और पंपास है अर्जेंटीना का। हंगरी में जो घास के मैदान है उनको पुस्टाज बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? पुस्टाज, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था? राणा रतन सिंह, मलिक काफूर, प्रताप रुद्र देव या रामचंद्र देव? देखिए जो रामचंद्र देव थे ना, तो अलाउद्दीन ने जब आक्रमण किया था तब ये देवगिरी के शासक थे, और जो प्रताप रुद्र देव हैं ये वारंगल के शासक थे। कहाँ के थे? वारंगल के शासक थे। राणा रतन सिंह का संबंध कहाँ से था? चित्तौड़ से था, राजस्थान के। मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। दक्षिण भारत की ओर जब अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान भेजा उस वक्त सेनापति मलिक काफूर ही था। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना। देखिए इतिहास के कुछ घटना दिए हैं, अब उनको आपको ना सही कालानुक्रम में, सही क्रोनोलॉजी में आपको स्थापित करना है। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, बेबल प्लान। अब देखिए इन चारों में ना 2 को तो आप क्लियर होंगे, जैसे नेहरू रिपोर्ट 1928 बहुत लोगों को पता है, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, अगस्त प्रस्ताव 1940, और जो बेबल प्लान है वो 1945।
ठीक है। अब आप इसका सही क्रम, सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आएगा, यानी कि 3 नंबर, तो 3 नंबर आपको 2 ऑप्शन में मिल जाएंगे। फिर नेहरू रिपोर्ट के बाद आएगा कौन सा, अगस्त प्रस्ताव, यानी 2 नंबर, तो ये मिल गया, तो ये आपका राइट आंसर आ गया, ए नंबर। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जातीय समूह, कौन सा इथिकल ग्रुप जो है भारत में विशालतम जातीय समूह है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारतीय आर्य, इंडो आर्य इसी को बोलते हैं, या चीनी तिब्बती। तो देखिए भारत में 70% से जो इथिकल ग्रुप हैं वो भारतीय आर्य समूह से हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है लॉरेंसियन का पठार। लॉरेंसियन का जो पठार है कहाँ स्थित है? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, या कनाडा में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कनाडा। लॉरेंसियन का पठार जो है वो कनाडा में लोकेटेड है। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तापी, साबरमती, पार्वती, या नर्मदा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका तापी। तापी या ताप्ती एक ही है। देखिए तापी नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में बैतूल जिले से होता है। ये नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है तो ये अपने मुहाने पे डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और ये किस कहाँ पे लोकेटेड है? इसका अपना पहाड़ आपको किन 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि तापी नदी किन 2 पहाड़ियों या पर्वतों के बीच लोकेटेड है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बुक्सट जनजाति, जो बुक्सट ट्राइब है, ये किस क्षेत्र में निवास करती है? ठीक है, दियांग घाटी में, नीलगिरी की पहाड़ी में, कुमाऊं में, या छोटा नागपुर में? तो देखिए बुक्सा ट्राइब ना का निवास मोस्टली तराई रीजन में है। और तराई कहाँ पे आती है? उसमें यूके यानी उत्तराखंड का हिस्सा और उत्तर प्रदेश का। तो उत्तराखंड वाला हिस्सा इसमें आपको ऑप्शन सी दिखेगा, कुमाऊं। कुमाऊं रीजन उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, ये देखिए करंट अफेयर्स के, इसमें कुछ ऑपरेशन दिए हुए हैं और इनको आपको सही सुमेलित करना है। अब आप देखेंगे कि इसमें 3 थोड़ा आपको अटपटे लगेंगे, बट इसमें एक है ऑपरेशन जो सिंधु है, ये भारत से संबंधित है, यानी डी का 1। तो डी का 1 आपको कितने में मिल जाएगा? 2 में मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। देखिए जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड है ये ईरान का है, यानी बी का 3। तो बी का 3 आपको देखना है किस में मिलता है। तो बी का 3 आपको मिल रहा है यहाँ पे, बाकी इसमें है बट ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। तो इसका भी आंसर आपका हो गया ए। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैच द कॉलम आए ना, तो अगर आपको 2 स्टेटमेंट पता है तो आप आंसर बड़े आराम से कर ले जाएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आपको। यहाँ पे कुछ गैस के नाम दिए हैं और बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो जो मीथेन है, धान के खेत और पशु द्वारा उत्सर्जित, ये सही है। क्यों? मीथेन का उत्सर्जन धान के खेतों में भी होता है और जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं वो भी मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। CO2 ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख योगदान करता है, ये 100% ये सही है। जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चौथा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ग्लोबल वार्मिंग एवं ओजोन के डिप्लीशन में इसका योगदान है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। देखिए जलवाष्प जो है ना वो ग्रीन हाउस गैस है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और जो सुमेलित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले सवाल के। औरंगजेब के पत्रों का संकलन निम्नलिखित में से किस नाम से प्रसिद्ध है? दस्तूर उल अमल, जखीरत उल खवानीन, रुकात आलमगीरी, अहकाम आलमगीरी? इसका जो राइट आंसर है वो है सी। औरंगजेब जो था मुगल बादशाह, वो जब अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटों को, अपने सेनापतियों को जब वो जो पत्र भेजता था तो उसका संकलन रुकात आलमगीरी नाम से किया गया है। ये एक अलग यूनिक लेवल का क्वेश्चन है, पहली बार मैं भी देख रहा हूँ, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे चंद्र सिंह गढ़वाली वाला क्वेश्चन था, लगभग वो ऐसे ही है। ठीक है, पहली बार देखा गया है। अगला सवाल है, आइजैक नादिर ने 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पुरुषों की 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसे हराकर जीता? अब देखिए ये करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स से पूछा सवाल है। अब ऐसे सवाल के आंसर बहुत लोगों को पता नहीं होते। ठीक है, तो ये अगर आपको अगर माइनस मार्किंग है आपके पेपर में तो कोशिश करिए कि इसे छोड़ दीजिए अगर आपको नहीं पता है, और अगर 50-50 आपको लग रहा है तो आप ज़रूर अटैम्प्ट करें। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। जैक व्हाइटमैन को
हरा करके आइजैक नादिर ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल हिस्ट्री का है, ये थोड़ा इजी सवाल है। ठीक है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? भगत सिंह को, मनमथ नाथ को, उधम सिंह को या मदन लाल ढींगरा को? तो इसका जो राइट आंसर है वो मदन लाल ढींगरा ही है। कौन है? मदन लाल ढींगरा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कुछ रसायन एसिड के नाम दिए हैं और उनके उपयोग हैं, तो इनको भी वही है, मैच दी कॉलम है। बोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए, जो कार्बोनिक अम्ल का उपयोग है ना, स्वादयुक्त पेय के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला है, तो इसका देखते हैं सी का 2 कौन किस किस में है। तो सी का 2 आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सिट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है खाद्य परिरक्षक के रूप में, यानी बी का फर्स्ट हो गया। तो बी का फर्स्ट आपको एक ऑप्शन में दिखेगा, बस 2 आपको पता अगर है तो आप इसका सही आंसर कर ले जाएंगे। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस है? लोहे की छड़ में जंग लगना, नहीं, ये रासायनिक परिवर्तन में आएगा। दूध का दही में परिवर्तन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन। बट बिजली के बल्ब का जलना, ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है, सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? दिग्दर्शन, बंगाल गजट, समाचार दर्पण या कलकत्ता जनरल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गंगाधर भट्ट। इनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। इन्होंने ही सर्वप्रथम इंग्लिश में बंगाल गजट प्रकाशित किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में सवाल, 2 स्टेटमेंट है, दोनों में बताना है कौन सा सही है, आपको सही बताना है। ठीक है, पहला कि यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैग बोलते हैं, कि वार्षिक प्रतिवेदन का परीक्षण करता है। समिति का अध्यक्ष सामान्यतः, मतलब कंफर्म नहीं बोल रहा, सामान्यतः बोल रहा है, लोकसभा का सदस्य होता है। तो देखिए, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगला सवाल है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किन नगरों को जोड़ता है? वैंकूवर, सिडनी, सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्तोक, पर्थ, कालगोर्ली, विक्टोरिया, हैलिफैक्स? इसका जो आंसर है राइट वो है आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कृत्रिम मधुरक यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, एस्पार्टिम, सुक्रोज, टोकोफेरॉल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एस्पार्टिम। एस्पार्टिम जो है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि स्वच्छ भारत मिशन 2024-25 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित में से किस शहर को नई शुरू की गई सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई है? मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, इंदौर, सूरत, पुणे, नवी मुंबई। अब देखिए, जो सुपर स्वच्छ लीग स्टार्ट की गई है ना, उसमें आपका एक इंदौर शहर शामिल है, एक सूरत शामिल है और एक नवी मुंबई शामिल है ना। इसमें पुणे शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका नहीं पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में खानों के अध्यक्ष, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी ना, उसमें 18 प्रकार के तीर्थ का वर्णन किया गया है और उनके अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। तो खान के अध्यक्ष को क्या कहा गया? शुल्काध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, आकराध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, आकराध्यक्ष। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। सिमुक जो एक शासक थे, इनका संबंध किस वंश से था? पांड्य से, सातवाहन से, चेद से या चोल से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी नंबर, सिमुक का संबंध सातवाहन वंश से था। निम्नलिखित में से किस सल्तनत के सुल्तान को कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है? बलबन को,
जलालुद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, या फिरोज शाह तुगलक को? तो कल्याणकारी निरंकुश शासक फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है? डिक्रॉन, नायलॉन 66, नायलॉन 6, या नायलॉन 2, नायलॉन 6? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी नंबर। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये इजी सवाल है, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 सदस्य हैं। अब बताना है कौन सा इसका स्थायी सदस्य नहीं है, स्थायी की बात कर रहा है। तो स्थायी सदस्य 5 हैं। उसमें फ्रांस है आपका, रूस है आपका, चीन है, बट जर्मनी नहीं है। अब चूंकि 3 कंट्री होगा, 2 और याद रखना है, तो आपको एक यूएसए याद होना चाहिए और एक होना चाहिए यूनाइटेड किंगडम। तो ये 5 कंट्रीज यूएनएससी में स्थायी सदस्य हैं। यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है, और उनका किस लिए वो रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था वो आपको बताना है। देखिए इसमें ना इन चारों में सबसे इजी ऑप्शन है नीली क्रांति। ये मछली के उत्पादन से संबंधित है, और रजत का संबंध है अंडा उत्पादन से। धूसर क्रांति का संबंध है फर्टिलाइजर से, और गुलाबी स्वाभाविक है प्याज से होगा। तो मिला सकते हैं डी का 4, 2 में मिल गया, और सी का 2। तो सी का 2 आपको यहाँ पे मिल गया, आपका आंसर आ गया, रेडी है। तो मैच दी कॉलम देख करके ना आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आपको 4 में 2 भी पता है, कई बार कम चांसेस होते हैं जब आपको 3 पता होना चाहिए, अदरवाइज 2 में कई बार आंसर आ जाता है। ठीक है। अगला सवाल है करंट अफेयर्स का था कि बहुभाषी शासन के लिए भाषणी के साथ जो एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ये त्रिपुरा था। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए क्या है, संविधान के भाग दिए हैं और वो विषय बताना है। तो भाग 17 का संबंध राजभाषा से है, तो हाँ ये सही है। भाग 15 का संबंध निर्वाचन से है, ये भी सही है। भाग 18 का संबंध आपात उपबंध से है, ये सही है। अब भाग 2 का संबंध संघ से है, जी नहीं, गलत। भाग 2 का संबंध सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से। संघ के लिए भाग है 5। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अगला सवाल है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला है, राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं करा सकती। राज्यसभा के पास मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति नहीं है। देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए अगर आप भारतीय संविधान का आर्टिकल 75(3) पढ़ेंगे, उसमें क्लियर मेंशन है कि जो लोकसभा का या मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जब उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होगी मंत्रिपरिषद, तो यदि मंत्रिपरिषद को हटाना होगा तो वो प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा में ही पारित होगी, राज्यसभा का उसमें कोई रोल नहीं है। तो दोनों ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका सही है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी? अब देखिए ये जो चारों ऑप्शन है, तो चारों में प्रत्यक्ष रूप से किसी ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन नहीं किया था, बट सी राजगोपालाचारी ने 1944 में एक CR फार्मूला लेकर आए थे, जिससे वो भारत विभाजन में जो गतिरोध था उसको खत्म कर लें। तो अप्रत्यक्ष रूप से सी राजगोपालाचारी ने इस फार्मूले के माध्यम से पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था। ठीक है। चलते हैं, ये आज का, ये आपके GS का लास्ट सवाल है। देखिए इसमें ये बहुत आसान सा सवाल है। क्यों? क्योंकि इसमें सही सुमेलित करना है, और यहाँ पे ना फुल फॉर्म सीधे सीधे पूछ दिया। DNA का फुल फॉर्म आपको पता होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर RNA का क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फाइलोक्विनोन, और एमिनो अम्ल का उपयोग प्रोटीन के निर्माण खंड के रूप में होता है। तो आप मिला लीजिए, ए का फर्स्ट जहाँ पे मिल जाए, ए का फर्स्ट आपको 3 जगह दिख जाएगा। बी का 3 देख लीजिएगा कहाँ पे है, तो बी का 3, ए का फर्स्ट और बी का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है। अच्छा इसमें भी है, सॉरी। ये डी का 4 देख लीजिएगा, ये डी का 4 और सी का 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी।
तो ये पूरे आपके 50 क्वेश्चन हो गए। इसमें से करीब 8 से 10 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल के थे, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये 50 में से कई सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो सकते हैं नेक्स्ट पेपर में। तो ये वीडियो देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हम लोगों का चैनल है एग्ज़ाम वीर, ठीक है। नेक्स्ट कल फिर मैं कोई ऐसे ही PYQ लेकर आऊँगा जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।